हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस का एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। उस कड़ी में आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं दोस्तों, वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। और इस 8वां प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो ये है कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं या अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार कितने हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है दोस्तों, ए नंबर है 3, बी नंबर है 4, सी नंबर है 2 और डी नंबर है 5। तो अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख प्रकार होते हैं दोस्तों, वे 2 प्रकार के होते हैं। और 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, आइए हम उनको देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था का 2 प्रकार ऐसे हो जाएगा दोस्तों। एक होता है व्यष्टि अर्थव्यवस्था और दूसरा है समष्टि अर्थव्यवस्था। इंग्लिश में व्यष्टि को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थव्यवस्था को हम लोग इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये जो माइक्रो होता है दोस्तों, ये इंग्लिश का वर्ड है और माइक्रो मतलब होता है छोटा और मैक्रो मतलब होता है बड़ा, बृहद स्तर। तो जब हम किसी भी अर्थव्यवस्था का गणना किसी इंडिविजुअल लेवल या व्यक्तिगत लेवल पे करते हैं तो उस इकाई अर्थव्यवस्था को हम लोग व्यष्टि अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और समष्टि अर्थव्यवस्था जब हम सामूहिक रूप से या किसी राज्य स्तर पे या देश के स्तर पे जब हम किसी अर्थव्यवस्था की गणना करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उसको नोट करना काफी जरूरी है। ये जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था है, इसके जनक या फादर हम लोग बोलते हैं एडम स्मिथ को। आप लोग इस नाम से परिचित होंगे क्योंकि पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं वो एडम स्मिथ को बोलते हैं। और एडम स्मिथ ने अपना एक पुस्तक लिखा था दोस्तों। उस पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है वेल्थ ऑफ द नेशन। वेल्थ ऑफ द नेशन एडम स्मिथ का पुस्तक का नाम है, जो कि 1776 ईस्वी में पब्लिश हुई थी। और इसी पुस्तक में इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थव्यवस्था का फॉर्मूला या व्यष्टि अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने इस पुस्तक में लिखा था। इसीलिए एडम स्मिथ को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता या व्यष्टि अर्थव्यवस्था के पिता कहते हैं। और ये जो एडम स्मिथ थे दोस्तों, ये थे इंग्लैंड के रहने वाले। इंग्लैंड के रहने वाले एडम स्मिथ को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थव्यवस्था के हम लोग जनक बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ये व्यक्ति स्तर पर काम करती है और इसको हम लोग मांग कमा उत्पादन या कीमत का सिद्धांत बोलते हैं। तो यदि आपसे पूछ ले कि कीमत का सिद्धांत किस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, तो कीमत का सिद्धांत हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थव्यवस्था को कहते हैं। इसी तरह पूछ दे कि मांग या उत्पादन का सिद्धांत किस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं व्यष्टि अर्थव्यवस्था को। इसी प्रकार हम लोग अब देख लेते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था के बारे में। तो समष्टि अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों, इसके जो जनक हैं वो है J.M. किन्स। J.M. किन्स को हम लोग समष्टि अर्थव्यवस्था के जनक कहते हैं। और ये थे दोस्तों स्कॉटलैंड के रहने वाले J.M. किन्स को हम लोग समष्टि मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कहते हैं। और इन्होंने जो पुस्तक लिखा था दोस्तों, उस पुस्तक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? J.M. किन्स। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं स्कॉटलैंड का। और जो समष्टि अर्थव्यवस्था है दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? गरीबी का, बेरोजगारी का, या जब अर्थव्यवस्था में मंदी आता है किसी देश में तो वो सब चीज का अध्ययन हम लोग समष्टि अर्थव्यवस्था में करते हैं। आइए इसको पुनः हम लोग सिंपल भाषा में समझ लेते हैं दोस्तों कि अर्थव्यवस्था को प्रमुख 2 भागों में बांटा गया। एक था व्यष्टि अर्थव्यवस्था और दूसरा था समष्टि अर्थव्यवस्था। व्यष्टि अर्थव्यवस्था को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं और जो समष्टि अर्थव्यवस्था है उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं।
जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है मतलब व्यष्टि अर्थव्यवस्था है, उसके पिता का नाम है एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ का जो फेमस पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। और वह जो पुस्तक प्रकाशित हुआ था दोस्तों 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में ही एडम स्मिथ ने व्यष्टि अर्थव्यवस्था या माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत दिया था। व्यक्तिगत लेवल पे जब भी हम अर्थव्यवस्था की गणना करते हैं तो उस अर्थव्यवस्था को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो अन्य नाम है दोस्तों वो है मांग या उत्पादन का सिद्धांत या कीमत का सिद्धांत। ये जो कीमत का सिद्धांत है दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप लोग स्टार देके नोट करिएगा कि कीमत का सिद्धांत व्यष्टि अर्थव्यवस्था को ही कहा जाता है। उसी तरह जो समष्टि अर्थव्यवस्था है जिसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसका जो जनक है वो है स्कॉटलैंड के रहने वाले जेएम किन्स। और जेएम किन्स ने एक पुस्तक लिखा था द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सामूहिक तौर पे किसी राज्य का या किसी देश का अर्थव्यवस्था की गणना करते हैं। और उसमें खास करके जब हम गरीबी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था में मंदी की बात करते हैं, तो इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग समष्टि अर्थव्यवस्था या माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। और ये जो प्रश्न था पहला नंबर की अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार कितने हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है साथियों। इसमें आज का जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि चिकित्सा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम लोग जो भी आर्थिक क्रियाएं करते हैं या डे टू डे लाइफ में जो भी हम लोग वर्क करते हैं वो किसी न किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आता है। उसी में ये क्वेश्चन है कि चिकित्सा मतलब जो स्वास्थ्य संबंधी है वो चिकित्सा किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा तृतीयक क्षेत्र। लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं और उनमें कौन कौन सा कार्य आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था और उसके क्षेत्र। तो यहां लिखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को दोस्तों हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक नंबर है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। हम जो भी अपने लाइफ में या अपने समाज में होते हुए काम को देखते हैं वो इन्हीं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बीच में विभाजित रहता है, जिसमें हम लोग को छांटना होगा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, उसी तरह द्वितीयक क्षेत्र के कौन कौन से कार्य हैं और इसी प्रकार तृतीयक क्षेत्र के कौन कौन से कार्य हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो भी सारे काम आते हैं दोस्तों ये पर्यावरण या इन्वायरमेंट पर डिपेंड रहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी हम लोग काम देखते हैं दोस्तों तो उसमें कहीं ना कहीं वो जो कार्य होता है वो पर्यावरण पे डिपेंड रहता है। तो पर्यावरण पे डिपेंड रहने वाले कौन कौन से कार्य हैं दोस्तों, जैसे हम लोग कृषि देखते हैं, पशुपालन देखते हैं और मछली पालन जैसे देखते हैं। तो ये सब जो काम है वो पर्यावरण पे डिपेंड करता है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग उस सारे काम को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो कार्य को रखते हैं दोस्तों वो है कृषि, पशुपालन। जब हम खनिज का खनन करते हैं तो खनिज का खनन भी कहीं ना कहीं पृथ्वी के आंतरिक जो सतह है या वहाँ का जो भौगोलिक संरचना है उस पर डिपेंड करता है। तो वो भी खनिज का खनन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और प्राथमिक क्षेत्र में जो आदमी काम में लगे होते हैं दोस्तों वो जो जॉब करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। तो ब्लू कॉलर जॉब प्राथमिक क्षेत्र के कार्य करने वाले जो एम्प्लॉय हैं या व्यक्ति हैं उनको हम लोग बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब होल्डर। और प्राथमिक क्षेत्र में जो कार्य आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। इसी प्रकार जो द्वितीयक क्षेत्र है दोस्तों, तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। जैसे
यदि हम कृषि करते हैं और कृषि से हमको गेहूं मिल रहा है, तो गेहूं को पीस कर जो आटा बनाता है दोस्तों, तो वो द्वितीय क्षेत्र हो गया। तो जो कल कारखाना या आटा चक्की का जो मशीन है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, या उसमें जो कार्य कर रहे व्यक्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत वो कार्य करेंगे, तो वो कार्य करेंगे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है ये द्वितीय क्षेत्र को कच्चा माल उपलब्ध कराता है, और द्वितीय क्षेत्र जो है दोस्तों वो निर्माण या उद्योग से रिलेटेड है। कल कारखाना, जितने भी सारे जो निर्माण के क्षेत्र के अंतर्गत, जो निर्माण से संबंधित जितने भी कल कारखाना है, फैक्ट्रीज हैं, वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इस क्षेत्र के अंतर्गत जो लोग काम करते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं रेड कॉलर जॉब। रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र आता है, और द्वितीय क्षेत्र में हम लोग निर्माण और उद्योग संबंधित जो चीजें हैं उसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र में देखते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, TRUCTURE। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी हम लोग का क्षेत्र है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार जो तृतीय क्षेत्र है दोस्तों, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग गेहूं का उत्पादन किए, और बिस्कुट जो बना या कल कारखाना में जाके आटा चक्की में जो आटा पीसा गया वो द्वितीय क्षेत्र में आया। अब बिस्किट है या आटा जो बना दोस्तों, आटा अगर किसी दुकान पे रख दिया जाए बेचने के लिए, या बिस्किट किसी दुकान पे रख दिया जाए बेचने के लिए, तो वहां की कोई भी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग बीज बोए, धान का पौधा या गेहूं का पौधा उगा, प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग गेहूं का उत्पादन किए, द्वितीय क्षेत्र में हम लोग उस गेहूं का आटा बनाए या उससे बिस्कुट बनाए, तो यहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। लेकिन तृतीय क्षेत्र में वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। वो जो द्वितीय क्षेत्र से बना हुआ जो सामान है या उत्पाद है उसको ज्यों त्यों वही तृतीय क्षेत्र अपने पास रखता है, और वहां से उसको सेलिंग करता है, वो सिर्फ सेवा प्रदान करता है। तो तृतीय क्षेत्र में उत्पादन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ सेवा दिया जाता है। इसीलिए तृतीय क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के नाम से हम लोग तृतीय क्षेत्र को जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से अपने डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं कि जो तृतीय क्षेत्र है संबंधित है? जैसे हम किसी दुकानदार के बारे में जाने, या कोई दुकान है, वो दुकान किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा दोस्तों? वो आएगा तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि दुकान में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, वस्तु का क्रय विक्रय होता है। आप वहां पैसा लेकर आइए और वस्तु लेकर के जाइए, तो ये क्या हुआ? सेवा हुआ, सर्विस हुआ। और सेवा कहाँ मिलता है? तृतीय क्षेत्र में। जब हम बैंक में जाते हैं तो वहां हम लोग क्या करते हैं? या तो पैसा जमा करते हैं या तो पैसा लेते हैं। बैंक उसी के लिए है। तो बैंक में क्या वहां पैसा का उत्पादन हो रहा है या कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं। बैंक में पैसा का उत्पादन नहीं हो रहा है, सिर्फ वहां सेवा दिया जा रहा है। तो उसी सेवा को या सर्विस सेक्टर को हम लोग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग यहां लिखते हैं बैंकिंग, संचार, होटल, इन सारी चीजों को हम लोग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें जो कार्यरत आदमी होते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। और इसी प्रकार यहाँ जो क्वेश्चन है दोस्तों, चिकित्सा, तो चिकित्सा में किसी चीज का उत्पादन नहीं होता है। वहां पे जो डॉक्टर होते हैं वहां ऐसा नहीं होते हैं कि किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, वे लोग सर्विस दे रहे हैं, वे लोग आपका सेवा कर रहे हैं, बशर्ते उस सेवा के तौर पे वे लोग पैसा लेते हैं। लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में किसी चीज का उत्पादन नहीं हो रहा है, सिर्फ वहां जो रोग है उसको कट के निकाल दिया जाता है या उसको सही कर दिया जाता है। तो किसी भी चीज को सही करना या किसी आयोजन को सही बनाना, वही हुआ तृतीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जैसे बैंकिंग, संचार, होटल और चिकित्सा इसके अंतर्गत आ जाएगा। आइए पुनः इसको एक बार हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट के बिना प्राथमिक क्षेत्र की कल्पना नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर आप कृषि कर रहे हैं तो आपको भूमि, पानी, जल, जमीन, ये सब की चीज का जरूरत आपको पड़ेगा। उसके साथ अगर आप पशुपालन कर रहे हैं तो पशुपालन भी डायरेक्टली डिपेंड करता है कृषि पे या इन्वायरमेंट पे। उसी प्रकार जब हम खनन का बात करते हैं तो ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जब भी किसी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई वर्क किया जाएगा तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग द्वितीय क्षेत्र के बारे में। तो द्वितीय क्षेत्र
प्राथमिक क्षेत्र जो है द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराएगा। जैसे हम लोग देखें कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित गेहूं को हम लोग द्वितीयक क्षेत्र में कच्चा माल की तरह लिए और वही कच्चा माल द्वितीयक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग करके उसको हम लोग आटा या उससे बिस्किट बनाए, और यह बिस्कुट जो किसी सेलर के पास गया वो आपका तृतीय क्षेत्र में आ गया, और तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होगा, वो आटा ज्यों का त्यों रहेगा और वो बिस्कुट जो है ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होगा, न कोई किसी वस्तु का वहां पे निर्माण होगा, वहां पे सिर्फ आपको सर्विस दिया जाएगा, सेवा दिया जाएगा, तो वो कहलाएगा तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग रेड कॉलर जॉब कहते हैं, और जो तृतीय क्षेत्र है दोस्तों उसको हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। इसमें द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों हम लोग बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। क्यों रखते हैं इसका आप आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बिजली या इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग द्वितीय सेक्टर के या सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत क्यों रखते हैं। आई होप कि आपको ये अर्थव्यवस्था का क्षेत्र काफी अच्छा से समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न पे कि तीसरा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। और आज का जो तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पपीते में मुख्य रूप से पाया जाता है, पपीते में जो मुख्य रूप से विटामिन पाया जाता है आपको उसका आंसर देना है। और इसका जो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो पपीते में जो मुख्य रूप से विटामिन पाया जाता है दोस्तों वो है विटामिन सी। लेकिन विटामिन सी के साथ साथ पपीता में विटामिन ए भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी की अधिकता विटामिन ए से अधिक रहती है, इसीलिए पपीते में मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि पपीता में सी और ए दोनों पाया जाता है, लेकिन जो विटामिन सी है वो ए से अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग ये देख लेते हैं कि ये पपीता हो गया और दूसरे तरफ हम लोग लिखते हैं आम। आप इन दोनों में बताइए किसमें विटामिन ई की मात्रा सर्वाधिक पाया जाएगा, पपीता में या आम में। तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए जो पाया जाएगा दोस्तों वो आम में सर्वाधिक पाया जाएगा पपीता की अपेक्षा। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि विटामिन ए का जो सर्वोत्तम रूप से पाया जाएगा वो आम है, न कि पपीता। और पपीता में जो सर्वाधिक रूप से पाया जाएगा वो है विटामिन सी, न कि विटामिन ए। विटामिन सी जो पाया जाता है विटामिन ए से अधिक पाया जाता है पपीता में। तो ये रहा थर्ड नंबर प्रश्न दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न को कि चौथा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। और आज का जो चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न पर विचार कीजिए, रुधिर का पीएच कम होने से हृदय गति बढ़ती है या रुधिर का पीएच अधिक होने से हृदय की गति कम होती है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, वो आपको चुनना है। ऑप्शन है ए नंबर सिर्फ 1, बी नंबर सिर्फ 2, सी नंबर 1 और 2 दोनों सही है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा कि रुधिर का जब पीएच कम होता है तो हृदय की गति बढ़ जाती है। ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। और रुधिर का पीएच जब अधिक होता है तो हृदय की जो गति है वो कम हो जाती है। ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये होगा सी नंबर कि 1 और 2 दोनों। इसको हम लोग शॉर्टकट में इस तरह समझते हैं कि ब्लड का पीएच जब बढ़ेगा और जब घटेगा, तो इधर हम लिख लेते हैं हृदय गति। ब्लड का पीएच जब बढ़ेगा तो हृदय की गति कम होगी, और जब ब्लड का पीएच कम होगा तो हृदय का जो गति होगा वो बढ़ेगा। इसका रिलेशन ऐसे होगा, आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये बताइए कि ब्लड का जो पीएच है वो ब्लड का जो पीएच है उसका वैल्यू कितना होता है। तो ब्लड का जो पीएच होता है दोस्तों ये होता है 7.4। तो 7.4 ब्लड का पीएच होता है, और ब्लड का पीएच जब बढ़ता है तो हृदय की गति कम होती है, और जब ब्लड का पीएच कम होता है तो हृदय की गति बढ़ जाती है। आइए अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे कि 5वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। और इसमें जो 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। तो आपको बताना है कि किस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। उसका ऑप्शन है
21 जून को, 22 दिसंबर को, या 21 मार्च को, या 23 सितंबर को। तो इस प्रश्न पे जाने से पहले दोस्तों हम लोग पहले ये देखते हैं कि दिन और रात बड़ा छोटा क्यों होता है। सबसे पहले हम लोग तो जानते ही हैं कि दिन और रात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होती है। हम लोग देखते हैं कि ये पृथ्वी की स्थिति ऐसे है और यहाँ से जाती है 0 डिग्री रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, और यहाँ से ऐसे 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ से ऐसे 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये कर्क रेखा हो गया, और यहाँ से ऐसे 23.5 डिग्री साउथ, ये हो गया मकर रेखा। जो सूर्य है दोस्तों, सूर्य का जो प्रकाश है या सूर्य जो चमकता है, इन्हीं दो रेखाओं के बीच में सूर्य का गति होता है। सूर्य यहाँ से इसको पार नहीं कर पाता है और यहाँ से इसको पार नहीं कर पाता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है दोस्तों, सालों भर इन्हीं दो रेखाओं के बीच में पड़ता है। जब सूर्य यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा दोस्तों, सूर्य जब यहाँ पे चमकेगा, तो जब यहाँ पे चमकेगा तो बराबर में प्रकाश का विभाजन होगा। जैसे आधा आधा प्रकाश उधर जाएगा और आधा आधा प्रकाश इधर आएगा। लेकिन जब सूर्य धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएगा, तो जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा मिलेगा और दक्षिणी गोलार्ध में कम मिलेगा। तो जिधर प्रकाश ज्यादा मिलेगा उधर दिन ज्यादा रहेगा दोस्तों। और जब सूर्य है वहां से घसकते घसकते फिर 0 डिग्री पे आएगा और 0 डिग्री से फिर नीचे ये जब मकर रेखा पे आएगा, तो मकर रेखा के हिस्से वाले जो क्षेत्र हैं, विषुवत रेखा से लेके और दक्षिणी गोलार्ध तक, यहाँ 0 डिग्री साउथ तक, यहाँ पे प्रकाश काफी मात्रा में मिलेगा। इसलिए यहाँ जो दिन है वो काफी बड़ा होगा और जिधर प्रकाश नहीं होगा दोस्तों, उधर रात लंबी होगी। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये जो डेट है वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब हम कर्क रेखा की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो सूर्य है वो 21 जून को यहाँ पे सीधा सूर्य रहता है। मतलब सूर्य का जो रोशनी है वो कर्क रेखा पर डायरेक्टली पड़ती है। इसके सीधी ऊंचाई में 23.5 डिग्री नॉर्थ में सूर्य रहता है। इसलिए जो 21 जून को है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि जो सूर्य है वो कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। इसलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा दोस्तों। और 21 जून को हम लोग, इस दिन को हम लोग बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांत के नाम से हम लोग 21 जून को जानते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। जब सबसे बड़ा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होगा दोस्तों, तो उसी दिन 21 जून को सबसे बड़ी जो रात होगी वो होगी दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों होगी? क्योंकि सूर्य का जो पूरा प्रकाश है वो उत्तरी गोलार्ध को मिलेगा। इसी प्रकार ये जो डेट है 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर जो कर्क रेखा है, 22 दिसंबर के दिन सूर्य यहाँ पे मकर रेखा के ऊपर सीधे चमकता है। इसीलिए 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। जब सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होगा दोस्तों, तो सबसे बड़ी रात जो होगी वो होगी उत्तरी गोलार्ध में। क्यों होगी? क्योंकि सूर्य जो सीधे चमकेगा वो चमकेगा मकर रेखा पर। और इसके साथ साथ ये जो डेट है दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर, इसमें होता क्या है कि 21 जून को जैसे सूर्य यहाँ है, अब धीरे धीरे यहाँ से चला गया, अब यहाँ से अब नीचे आना प्रारंभ करेगा। तो यहाँ जो 21 जून है, यहाँ धीरे धीरे नीचे आने में इसको हो जाएगा 23 सितंबर। और 23 सितंबर के दिन सूर्य सीधे विषुवत रेखा पर पड़ेगा। सीधे जो इसका प्रकाश है वो विषुवत रेखा को मिलेगा। इसीलिए जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है, दोनों में समान रूप से प्रकाश का बंटवारा होगा और दिन और रात दोनों जगह बराबर होगा। तो ये होगा 23 सितंबर के दिन। लेकिन ये जो सूर्य है जब धीरे धीरे नीचे यहाँ मकर रेखा पे आ जाएगा और फिर मकर रेखा से ये उठना चालू होगा। तो मकर रेखा से जब उठेगा तो ये यहाँ पे जाएगा 0 डिग्री जो अक्षांश है उस पर, ये जाएगा 21 मार्च को।
यहाँ से नीचे से ऊपर उठते हुए 21 मार्च को विषुवत रेखा पर जाएगा और फिर वही होगा कि विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी और प्रकाश का जो बंटवारा होगा या प्रकाश का जो विभाजन होगा दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में बराबर रूप से होगा। इसीलिए पूरी पृथ्वी पर जो दिन और रात फिर से समान होगा। तो साल में 2 बार दिन और रात आपस में बराबर होता है। और कौन कौन सा दिन होता है दोस्तों? एक होता है 23 सितंबर के दिन और एक होता है 21 मार्च के दिन। और 23 सितंबर और 21 मार्च के दिन क्यों होता है? क्योंकि कर्क रेखा पर जब सूर्य चमकता है और फिर कर्क रेखा से धीरे धीरे करके विषुवत रेखा पर आएगा, तो विषुवत रेखा पर जब आता है कर्क रेखा से तो वो दिन होता है 23 सितंबर। और जब विषुवत यहाँ मकर रेखा से सूर्य धीरे धीरे उठकर जब विषुवत रेखा पे या 0 डिग्री अक्षांश पे जाता है तो वो दिन होता है दोस्तों 21 मार्च। इसीलिए 23 सितंबर और 21 मार्च ये दोनों दिन, 23 सितंबर और 21 मार्च, सी और डी दोनों दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसको समझने के लिए, याद करने के लिए आप इस तरह से ट्रिक याद कर सकते हैं दोस्तों कि भारत जो है, भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ये ऐसे बनता है और भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। हम लोग को सबसे ज्यादा गर्मी किस महीने में देखने को मिलता है? तो सबसे ज्यादा गर्मी हम लोग को देखने को मिलता है वो जून के महीने में देखने को मिलता है दोस्तों। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर, ये जो भारत का नक्शा है, भारत के ऊपर इस कर्क रेखा के ऊपर सूर्य यहाँ चमक रहा है। तो सूर्य का जितना भी प्रकाश है वो कर्क रेखा के ऊपर मिल रहा है और भारत पे भी पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग को गर्मी ज्यादा देखने को मिलता है या गर्मी हम ज्यादा महसूस करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब सूर्य नीचे चला जाता है, नीचे जाता है, जब हम 23 सितंबर का बात करते हैं तो सितंबर के महीने में ना हम लोग को ज्यादा ठंडी लगती है ना ज्यादा गर्मी लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि सूर्य का जो स्थिति है वो कर्क रेखा से दूर चला गया है और भारत का स्थिति यहाँ है और सूर्य यहाँ चमक रहा है। इसलिए यहाँ गर्मी और ठंडा समान मात्रा में देखने को मिलता है। लेकिन जब यह सूर्य विषुवत रेखा पर आता है, यहाँ हम लोग 22 दिसंबर के दिन देखते हैं, तो हम लोग को सर्वाधिक जो ठंडी महसूस होती है किस महीने में महसूस होती है? वो होती है दिसंबर के महीने में। क्यों होती है? क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है कर्क रेखा से काफी दूर मकर रेखा पर होती है। इसीलिए हम लोग को सर्वाधिक जो ठंडी महसूस होती है दिसंबर के महीने में महसूस होती है। आई होप कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी समझ में आया होगा। और इस प्रश्न से काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा रात, या दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात, या पूरी पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। और इसमें जो 6ठा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? हम लोग हिमालय का विभाजन उसके अवस्थिति के हिसाब से करते हैं। उसके हिसाब से पूछा है कि इसका जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। उसका जो ऑप्शन है, ए नंबर है शिवालिक, बी नंबर है हिमाद्री, सी नंबर है हिमाचल और डी नंबर है ए प्लस बी दोनों, मतलब ए और बी दोनों। तो हिमालय का जो अवस्थिति है दोस्तों हम लोग उसको 3 हिस्से में बांटते हैं। एक हिस्सा ऐसे ऊपर करके चला जाएगा, सबसे उत्तरी। दूसरा जो हिस्सा है दोस्तों ये ऐसे समानांतर जाती है और तीसरा जो हिस्सा है ये ऐसे जाती है। यहाँ जो है काफी ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ देखने को मिलते हैं। तो हिमालय का जो बंटवारा है इन्हीं 3 डिवीजन में करते हैं दोस्तों। जो सबसे उत्तरी है, मतलब ये जो सबसे बाहर वाली है, इसको हम लोग बोलते हैं हिमाद्री, हिमाद्री या वृहद हिमालय। इसी को हम लोग ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमाद्री, वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के नाम से हम लोग हिमाद्री या वृहद हिमालय को जानते हैं। उसके जस्ट बाद जो हिमाचल की पर्वत श्रेणी है दोस्तों, या हिमाचल का जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं हिमाचल। उसको हम लोग हिमाचल बोलते हैं। और यहाँ जो भी जितने सारे हिल स्टेशन हैं या जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं वे लोग हिमाचल में ही जाते हैं घूमने के लिए, जो हिमालय का हिस्सा है। और जो सबसे लास्ट में जो दक्षिणी हिस्सा है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे
कि हिमालय का जो सबसे उत्तरी भाग है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो जो उत्तरी भाग मतलब जो सबसे बाहरी भाग है उसको हम लोग हिमाद्री या बृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय कहते हैं। और इसमें संसार की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटी है हम लोग को बृहत हिमालय में ही देखने को मिलती है। आप बताइएगा कि विश्व का जो सबसे उच्चतम या सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है। और वो जो चोटी मिलेगा दोस्तों यही हिमालय या बृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय में देखने को मिलेगा। उत्तरी हिमालय के बाद जो बीच वाला हिस्सा है उसको हम लोग हिमाचल बोलते हैं। और हिमाचल के बाद सबसे जो आंतरिक हिस्सा है या जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है उस हिस्से को हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो हिमालय का ये बंटवारा हुआ दोस्तों। और इसमें जो हम लोग का प्रश्न है कि सबसे दक्षिणी भाग बताना है तो सबसे दक्षिणी भाग का नाम हो गया शिवालिक। तो हिमाचल का सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक हो गया। आइए हम लोग देखते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे कि 7वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। और अब इसमें जो 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी। इतिहास में या अभी तक बौद्ध संगीति है वो 4 बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है दोस्तों। उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन बिहार में नहीं हुआ था। जिसका ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों कि जो बिहार में नहीं हुआ था वो हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति। और ये हुआ था प्रथम शताब्दी में और जहां हुआ था उसका नाम है दोस्तों कुंडलवन और ये है कश्मीर में। तो कश्मीर के कुंडलवन में प्रथम शताब्दी में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो बिहार में नहीं हुई थी क्योंकि जो कुंडलवन है दोस्तों ये कश्मीर में पाया जाता कश्मीर में है। और ये किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों तो ये हुआ था कनिष्क के शासन काल में। इसके साथ साथ हम लोग ये देख लेते हैं कि बिहार में कहाँ कहाँ पे ये जो प्रथम द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। तो इसमें जो प्रथम बौद्ध संगीति का और द्वितीय तृतीय का आयोजन किया गया था दोस्तों इसको हम लोग एक ट्रिक के हिसाब से हम लोग याद कर सकते हैं। जो ट्रिक है RV P और K। बौद्ध संगीति कहाँ आयोजन हुआ था जगह के नाम के लिए हम लोग जो ट्रिक लेते हैं दोस्तों वो है वो RVPK। R से हो जाएगा राजगृह, V से हो जाएगा वैशाली और P से हो जाएगा पाटलिपुत्र और K से हो जाएगा दोस्तों कुंडलवन। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति था दोस्तों उसका आयोजन K से कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। इसके साथ साथ हम लोग ये देख लेते हैं कि इस समय कौन कौन से राजा थे या किसके शासन में ये जो संगीति थी इसका आयोजन किया जाता था। अगर हम संगीति को हटा लें क्योंकि आप ये अंडरस्टूड है कि ये प्रथम बौद्ध संगीति है और ये द्वितीय तृतीय इसी प्रकार से ये चतुर्थ। यहाँ जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों जब महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया था, जब महापरिनिर्वाण हुआ था उनका, उसी वर्ष बौद्ध धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए या इसका संचालन कैसे किया जाए उसको लेकर के प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ था दोस्तों वो हुआ था 483 ईस्वी पूर्व और इसी पूर्व में और इसी वर्ष में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। द्वितीय जो बौद्ध संगीति था दोस्तों ये था 383 ईस्वी पूर्व, मतलब 100 साल बाद प्रथम बौद्ध संगीति के 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में उसका आयोजन किया गया। और ये जो तृतीय बौद्ध संगीति था दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया था 247 ईस्वी पूर्व में और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति था उसका आयोजन किया गया था प्रथम शताब्दी में। कहाँ कहाँ आयोजन किया गया था उसको तो हम लोग देखें कि RVPK मतलब राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर कुंडलवन। और इसके साथ साथ किसके शासन में या कौन से राजा थे जिसके समय में ये बौद्ध संगीतिया आयोजन किया गया था उसका भी एक ट्रिक है दोस्तों। उसका जो ट्रिक है वो है AK मतलब ये से अजातशत्रु, K से कालाशोक, ये से अशोक
और ये कैसे हो जाएगा दोस्तों, कनिष्क। तो किसके शासन काल में बौद्ध संगति हुई थी, उसका जो ट्रिक है दोस्तों, एके मतलब एके दो बार, एके ए से हो गया अजातशत्रु, के से हो गया कालाशोक, ए से हो गया अशोक और के से हो गया कनिष्क। अजातशत्रु जिस वंश से संबंधित था दोस्तों, उसका वंश का नाम था हर्यक वंश। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि अजातशत्रु का संबंध किस वंश से था, तो आपको टिक करना होगा हर्यक वंश। उसी प्रकार जो कालाशोक था दोस्तों, ये था शिशुनाग वंश। और जो अशोक थे, अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। और जो कनिष्क थे, कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। तो जो राजा थे उनका ट्रिक है ए से अजातशत्रु जो हर्यक वंश से थे, कालाशोक जो शिशुनाग वंश से थे, अशोक जो मौर्य वंश से थे और कनिष्क जो कुषाण वंश से थे। इसके साथ साथ ये जो बौद्ध संगीति हुई थी, इसका जो अध्यक्ष था, मतलब इसमें किसकी अध्यक्षता में ये सब बौद्ध संगति जो थी उसका आयोजन किया गया था। क्योंकि शासक का काम तो होता है बौद्ध संगति का आयोजन कराना, और वो शासन करता है राज्य संबंधित उसका जो कार्य उसमें वो संलग्न रहता है। ये धार्मिक कार्य हुआ तो इसमें किसी न किसी पंडित पुरोहित या उस समय के जो विद्वान है उसका जरूरत होता था। तो इन जो बौद्ध संगतियां हुई थी, जो सभा हुई थी, इनका जो नेतृत्व था या उसका जो अध्यक्षता था किसने किया था। आइए अब हम उस चीज को देखते हैं कि इसका अध्यक्षता किसने किया था। जब हम यहाँ, तो ये जगह का नाम हो गया दोस्तों RVPK, और शासक का नाम हम लोग सिर्फ कोड में लिख देते हैं एके। और जो अध्यक्ष हैं उनको हम लोग कैसे याद करेंगे दोस्तों, तो उनको हम लोग MS MV इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। M से हो जाएगा दोस्तों महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति का जिन्होंने अध्यक्षता की थी वो थे महाकश्यप, और द्वितीय बौद्ध संगति का जिन्होंने अध्यक्षता की थी उनका नाम था सर्वकामी, और तृतीय बौद्ध संगति का जिन्होंने अध्यक्षता किया था दोस्तों, उनका नाम था मोगलीपुत्तिस। तो मोगलीपुत्तिस द्वारा जिस बौद्ध संगति का अध्यक्षता किया गया था दोस्तों, वो है तृतीय बौद्ध संगति। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति था दोस्तों, MSMV भी मतलब हो जाएगा वसुमित्र। वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगति में एक उपाध्यक्ष भी थे दोस्तों, उपाध्यक्ष। आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि इसमें जो उपाध्यक्ष थे वो थे अश्वघोष। तो अश्वघोष जो उपाध्यक्ष थे वे चतुर्थ बौद्ध संगति के थे, और चतुर्थ बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे वसुमित्र। तो ये हम लोग का ट्रिक रहा। जब हम लोग से पूछा जाएगा कि बौद्ध संगतियां कौन कौन सी जगह हुई थी, तो हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे RVPK। R से राजगृह, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र और K से कुंडलवन कश्मीर। और जब शासक का बात किया जाएगा दोस्तों, तो शासक का नाम या राजा का नाम हम लोग याद रखेंगे एके। ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक और के से कनिष्क। और जब उसके अध्यक्ष की बात आएगी दोस्तों, तो हम लोग उसको ऐसे याद रखेंगे MSMV। M से महाकश्यप, S से सर्वकामी और M से मोगलीपुत्तिस और V से वसुमित्र। और इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि चतुर्थ बौद्ध संगति में एक उपाध्यक्ष भी थे, और उपाध्यक्ष का जो नाम था दोस्तों वो था अश्वघोष। तो ये रहा दोस्तों हम लोग का 7वां प्रश्न। आई होप कि बौद्ध संगीति से जो भी सारे ये जो पॉइंट बन सकते थे आपको ये समझ में आया होगा, और ये जो ट्रिक है आप इसको भी अच्छे से समझे होंगे और आपको याद हो गया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न पे कि 8वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। और आज का जो 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो उसका जो ऑप्शन है 269 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व, या 259 ईस्वी पूर्व, या 255 ईस्वी पूर्व। तो अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों वो हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में। और राज्याभिषेक मतलब राजा बनने से पहले जो अशोक था दोस्तों
उज्जैन प्लस तक्षशिला, उज्जैन और तक्षशिला का जो राज्यपाल था वो अशोक था राज्याभिषेक होने से पहले, और उसका जो राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों वो हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में। अशोक जो था दोस्तों इसने 261 ईस्वी पूर्व मतलब शासन के 8 वर्ष बाद इसने कलिंग विजय या कलिंग की लड़ाई लड़ी। तो शासन के 8वें वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर विजय पाई। और इसके साथ साथ ये जो है 259 ईस्वी पूर्व, तो मतलब शासन के या राजा बनने के 10 वर्ष बाद इसने जो बोध गया है, बोध गया का भ्रमण किया था, जहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहां पे अशोक ने शासन के 10 वर्ष बाद 259 ईस्वी पूर्व में वो गया था और बोध गया का भ्रमण किया था। इसके साथ साथ 255 ईस्वी पूर्व में 14 वर्ष बाद अपने जब राजा बना था, राजा बनने के 14 वर्ष बाद जो सरकारी ऑफिसर को नियुक्त किया गया जिसको बोला गया महामात्र। तो महामात्रों की नियुक्ति, जो सरकारी ऑफिसर थे इनकी नियुक्ति शासन के 14वें वर्ष बाद किया गया। और ये महामात्र का काम था दोस्तों कि देश विदेश में जा करके जो बौद्ध धर्म है उसकी विशेषता को बताएं और इसका जो प्रचार प्रसार है, फैलाव है, वो पूरे देश में, पूरे दुनिया में हो। उसके नियुक्ति के लिए अशोक ने 255 ईस्वी पूर्व मतलब शासन के 14 वर्ष बाद महामात्रों का नियुक्ति किया था। आई होप कि आपको ये पॉइंट याद हुआ होगा कि अशोक का जो राज्याभिषेक था 269 ईस्वी पूर्व में हुआ, उसके 8 वर्ष बाद 261 में कलिंग विजय हुआ। और राजा बनने से पहले जो अशोक था वो उज्जैन और तक्षशिला का राज्यपाल रहा था। और शासन के 10 वर्ष बाद उसने बोध गया का भ्रमण किया और शासन के 14 वर्ष बाद 255 ईस्वी पूर्व में उसने महामात्रों की नियुक्ति की। आइए अब हम लोग देखते हैं 9th नंबर प्रश्न पे कि 9th नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। और आज का जो 9th नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू बताना है, जिसका ऑप्शन है 7.4, 6.4, 5.6 या 10। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है 10। पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन को ही हम लोग पीएच बोलते हैं। और तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच होता है 10 होता है दोस्तों। 7.4 जो होता है ये होता है ब्लड का या आंसू का भी जो पीएच मान होता है दोस्तों, आंसू का, वो भी 7.4 ही होता है। और 6.4 जो पीएच वैल्यू होता है वो मिल्क मतलब दूध का पीएच वैल्यू 6.4 होता है। और 5.6 जब या इससे कम हो जाए तो 5.6 जो पीएच वैल्यू का मान होता है दोस्तों वो होता है अम्लीय वर्षा का। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच वैल्यू होता है वो 5.6 से कम होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10, मिल्क का जो पीएच मान है 6.4, ब्लड मतलब रुधिर या आंसू का जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 होता है दोस्तों। आइए अब हम लोग चलते हैं 10th नंबर प्रश्न पे कि 10th नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। और आज का जो आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से लेखक हैं जिन्होंने न्यू इंडिया नामक पुस्तक लिखा है, जिसका ऑप्शन है ए नंबर एनी बेसेंट, बी नंबर है राजा राम मोहन राय, सी नंबर है सरोजिनी नायडू और डी नंबर है इंदिरा गांधी। तो न्यू इंडिया नामक पुस्तक जो लेखक लिखे हैं दोस्तों उनका नाम है एनी बेसेंट। इन्होंने न्यू इंडिया पुस्तक लिखी है, साथ में कॉमन पिल नामक पुस्तक की भी रचना एनी बेसेंट ने किया है। इसके साथ साथ जो राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने 2 पुस्तक या 2 पत्रिका इन्होंने लिखा है। एक का नाम है संवाद कौमुदी और दूसरा का नाम है दोस्तों मिरातुल अखबार। उसके साथ साथ जो सरोजिनी नायडू हैं ये प्रथम महिला राज्यपाल हैं किसी भी राज्य के। तो सरोजिनी नायडू द्वारा जो बुक लिखा गया है दोस्तों वो है गोल्डन थ्रेशोल्ड।
और इसके साथ साथ इन्होंने एक और बुक लिखा है और वो उसका नाम है ब्रोकन विंग्स। तो ब्रोकन विंग्स और गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है और इंदिरा गांधी प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं और इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है दोस्तों वो है इटर्नल इंडिया। तो इटर्नल इंडिया नामक जो पुस्तक है वो इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है। आइए एक बार पुनः इसको रिवाइज कर लेते हैं कि न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट और एनी बेसेंट नहीं कॉमनवेल्थ नामक पुस्तक लिखा है राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, सरोजिनी नायडू के द्वारा गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स और इंदिरा गांधी जी द्वारा इटर्नल इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया है। तो ये था दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। आई होप कि आप लोग कंटिन्यू इस प्रैक्टिस सेट्स को देख रहे होंगे और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, जो आपके फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें आप शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।